गांव धनपुर कभी शांत हुआ करता था, लेकिन उस समय तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव एक साथ जाकर किसी अनदेखी आंधी का इंतजार कर रहा हो। हल्की हल्की ठंडी हवा मिट्टी की खुशबू को उड़ाते हुए कच्चे रास्तों पर घूम रही थी, और सूरज अभी अभी बांध के पीछे से ऐसा झांक रहा था जैसे किसी बच्चे को उठाते ही नई शरारत सूझ गई हो। मगर उस सुहाने माहौल में भी गांव के लोग के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। खेतों में काम करने वाले मजदूरों के हाथ तेजी से चल रहे थे, दुकानदार अपनी दुकान जल्दी जल्दी खोल रहे थे, और चौपाल के पास बैठे बुजुर्ग अपने लोटों में चाय डालते ही चुप हो जा रहे थे, बस एक दूसरे की ओर ऐसी नजरों से देख रहे थे जैसे कोई बड़ी खबर गांव में घुसने ही वाली थी। असल में ऐसा ही था। तड़क भड़क, धमाका, तूफान, सब एक ही चीज ने मचा रखा था। खड़ूस बुआ जी यानी लक्ष्मी देवी का गांव लौटना। 3 महीने तक वो अपनी भाभी के घर शहर में क्या रही, गांव को ऐसा सुकून मिला था जैसे गर्मी में अचानक पछुआ हवा चल जाए। लेकिन आज सुबह सुबह किसी लड़के ने दनदनाते हुए चौपाल में खबर दे दी, अरे सुनो, बुआ जी आ गई हैं, और इस बार तो अपने हाथ में लाल रंग का बड़ा सा पोटला भी है, और मिजाज वो तो लग रहा है जैसे जहाज पर तूफान उमड़ रहा हो। और बस क्या था, गांव में हलचल दौड़ गई, और उस हलचल में सबसे ज्यादा घबराहट थी राम सिंह के घर में। उन्हीं के घर तो बुआ रहती थी। आज बुआ के लौटने का दिन था, और घर के हर कोने में छोटी छोटी आवाजें, हर खड़बड़ाहट, हर बर्तन की टनकार से सरस्वती का दिल ऐसे कांप रहा था जैसे कोई चोरी करते पकड़े जाने वाला बच्चा। वो जल्दी जल्दी आंगन साफ कर रही थी, झाड़ू चलाते चलाते बार बार सड़क की तरफ लेती थी। बच्चे अनन्या और शिवा तो चुपचाप दीवार के पास बैठकर अपनी नोटबुक में कुछ लिखने का नाटक कर रहे थे, मगर असल में दोनों यही सोच रहे थे कि बुआ के आने पर पहला ताना किसे मिलेगा। तभी अचानक बाहर से ढोलकी की आवाज सुनाई दी। गांव में ढोल तो सिर्फ 2 मौके पर बजता है, शादी और किसी मशहूर इंसान की आमद पर, लेकिन आज तो सिर्फ बुआ जी थी, तो ढोल क्यों? दरअसल ढोल वाले को बुआ ने खुद कहा था, जब लक्ष्मी देवी गांव में लौटी तो शान से लौटेगी, और ढोल वाला भावुक सा उनकी बात मान गया था। अब ढोलकी वाला चौपाल से घर तक बजाता चला आ रहा था, जिससे पूरा गांव तड़क भड़क में डूब चुका था। राम सिंह ने सरस्वती को धीरे से कहा, देखो जी, मैं छत पर ही रहता हूँ, मुझे पकड़ा दिया तो बोझ मेरे ऊपर आ जाएगा, तुम ही निपट लेना। सरस्वती ने गुस्से में आंखें तरेरी, आप तो जैसे बहुत बड़े योद्धा हो गए हो, पर ताने में भी डर साफ झलक रहा है। तभी सड़क पर लाल रंग की साड़ी में लिपटी, हाथ गर्दन पर जैसे भारी पोलोटे के साथ खड़ूस बुआ जी दिखाई दी। उनकी चाल देखकर तो लग रहा था जैसे युद्ध भूमि से विजयी होकर लौटी हो, और उनके पीछे पीछे आधा गांव तमाशा देखने आ गया था। उनकी आवाज पहले ही गली में गूंज गई, अरे ओ राम सिंह, कोई है कि नहीं घर में, या 3 महीने से घर को भूतिया महल बना दिया है? बस ये सुनते ही अनन्या और शिवाय ने एक साथ लंबी सांस छोड़ी। गया काम। सरस्वती ने जल्दी जल्दी पल्लू ठीक किया और दरवाजे पर जाकर बोली, आइए दीदी, स्वागत है। बुआ जी ने नाक सिकुड़ाते हुए घर में पैर रखा। स्वागत वागत छोड़ो, पहले ये बताओ घर का हाल क्यों उल्टी खोपड़ी की तरह लग रही है? सरस्वती कुछ बोल पाती उससे पहले बुआ जी की निगाह उस छोटे से स्टूल पर पड़ी जो हल्का सा टेढ़ा था। बस एक स्टूल देखकर भी उन्हें ऐसा बखेड़ा खड़ा कर दिया जैसे किसी ने दीवार गिरा दी हो। क्या है ये? स्टूल टेढ़ा है, इसका मतलब घर में आलस भर गया है। मैं नहीं रही 2 महीने और तुम लोग घर को राम भरोसे छोड़ दोगे। अरे, और ये बच्चा क्या कर रहा है? पढ़ाई दिखाओ, पढ़ाई। बच्चे बेचारे कांपते हुए कॉपी लेकर आए। बुआ जी ने पन्ने पलट पलट कर ऐसी शक्ल बनाई जैसे किसी ने उनके सामने गोबर का पिटारा खोल दिया हो। ये क्या लिखावट है? ऐसे लिखते हैं, ऐसे बनते हैं घर के बच्चे। सब बर्बाद हो जाएगा अगर मैं ना रहूं। गांव की औरतें बाहर खड़ी हंसी दबा रही थी, और आधा गांव तो इस तमाशे को मेले की तरह देख रहा था, मगर घर के लोग तो पसीना पसीना हुए जा रहे थे। और इसी हंगामे के बीच बुआ जी का असली गुस्सा तब फूटा जब उन्होंने देखा कि आंगन में रखा पुराना संदूक थोड़ा खुल गया हो। उन्होंने बिना एक पल गवाए
पोटला फेंका, छड़ी उठाई और इतना जोरदार स्वर में बोली, ये किसने छुआ मेरा संदूक? बताओ, अभी बताओ, वरना मैं पूरे गांव को सिर पर उठा लूंगी। और सच भी था, पूरा गांव जानता था कि बुआ जी का संदूक उनके लिए मंदिर की मूरत जैसा है। उनमें पुराने गहने, यादें और कुछ राज छुपे हुए थे, जिन्हें वो किसी के पास नहीं जाने देती थी। सरस्वती तो डर के मारे पसीना पसीना हो गई, क्योंकि उन्होंने ही 2 दिन पहले आंगन पूछते समय संदूक का हल्का सा खिसकाया था। ये बात मान लेना, पर घर में 30 दिन तक गुस्सा, ताने और व्याख्यान मिलते, इसीलिए वो चुप रही। मगर बुआ जी की आंखें बाज की तरह तेज थी। लगा जैसे सरस्वती के चेहरे पर लिखा हुआ डर पढ़ चुकी हो। तुमने हाथ लगाया होगा, मुझे पता है। सरस्वती हकलाने लगी। ना, नहीं दीदी, बस जरा सा मेरे संदूक को, जिसे मैं भगवान से भी पहले प्रणाम करती हूँ। तुम लोगों को घर चलाने की तमीज नहीं है। उनकी दहाड़ इतनी तेज थी कि पड़ोस की औरतें भी चौंक पड़ी। लेकिन असली तड़क भड़क तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि शिवा ने डरते डरते बोल दिया था, बुआ, संदूक खुला इसलिए था, हवा से ढक्कन उड़ गया होगा। ये सुनते ही बुआ जी का चेहरा ऐसा हो गया जैसे बालकनी ब्लास्ट हो जाए। अच्छा, अब मुझे हवा समझाया जा रहा है? मैं इतनी हल्की हूँ क्या? और तुम हवा के नाम पर मुझसे झूठ सुना रहे हो? जब से शहर गई हूँ, तुम सबके तेवर बदल गए। और फिर शुरू हुआ उनका महाभारत। 3 महीने से क्या हुआ है? गांव कितना बदल गया, लोग कैसे बहक गए हैं, बच्चे कैसे बिगड़ रहे हैं, यह घर कैसे ठहर रहा है। सब कुछ वो लगभग बिना सांस लिए बोले जा रही थी। पूरे आंगन में आवाज ऐसे गूंज रही थी जैसे मंदिर की घंटियां एक साथ बज रही हूँ। लेकिन इस तूफान में किसी की निगाह नहीं गई। उनकी आंखें, उनकी भौहें की धार और आवाज का कंपन कुछ तो अलग था। वो गुस्से में नहीं थी, कुछ अंदर दबा हुआ था। शायद शहर में कुछ हुआ था, शायद कोई बात उन्हें चोट पहुंचा गई थी, शायद इस बार वह सिर्फ गुस्से से नहीं लौटी थी, बल्कि किसी गहरी कहानी के साथ। और यह कहानी उस तड़क भड़क या बखेड़े आगे जाकर पूरे गांव और परिवार की किस्मत बदलने वाला था। क्योंकि यह सिर्फ खड़ूस बुआ की वापसी नहीं थी, यह एक ऐसे रहस्य का आरंभ था जो आने वाले दिनों में इस घर को चीरकर रख देगा और फिर उसी दर्द से जोड़ भी देगा। लेकिन कैसे, ये किसी को अंदाजा नहीं थे। बुआ जी के घर आते ही जैसे गांव में गर्मी की दोपहर वाला तनाव फैल गया हो। भारी छिपा और हर सांस को थोड़ा कठिन बना देने वाला। घर में जिस किसी ने भी उनका आवाज सुनी, उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, अब तो कुछ बड़ा होने वाला है। सुबह के तड़क भड़क वाले हंगामे के बाद भी माहौल शांत नहीं हुआ था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि मानो हर चीज एक अदृश्य दबाव के नीचे खामोश बैठी। सरस्वती रसोई में चाय बनाने लगी थी, पर उसके हाथ कांप रहे थे। हर बर्तन की खटखट जैसे उन्हें याद दिला रही थी कि बुआ जी अभी भी आंगन में बैठी उनकी खबर ले रही हूँ। रामदास सिंह ऊपर वाले कमरे में कमरे की खिड़की से झांक रहे थे, लेकिन नीचे आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। बच्चे कॉपी लेकर कमरे में चले गए, मगर उनके कान बाहर ही थे, क्योंकि आज बुआ की डांट के आगे उनकी पढ़ाई भूल गई थी। आंगन में बुआ जी चौकी पर ऐसे बैठी थी जैसे किसी जनरल ने युद्ध के बाद अपना सिंहासन संभाला हो। छड़ी एक तरफ टिकाई हुई, लाल पोटला दूसरी तरफ रखा था, और वह हवा में उड़ते धूल के कणों तक संदेह भरी निगाह से देख रही थी। उनकी आंखें किसी उसेल देवी की तरह चमक रही थी, मगर ध्यान से देखने पर उनमें हल्की सी थकान थी, जिसे गांव वाले गुस्सा समझ रहे थे। वह शायद किसी गहरे दर्द की शुरुआत थी, मगर बुआ जी अपनी ममता या कमजोरी किसी को दिखाने वालों में से नहीं थी। वह तो उस चट्टान की तरह थी जिस पर नदी 1000 बार टकराती है, पर वह हिलती नहीं है। लेकिन हर चट्टान के भीतर भी दरारें होती हैं, और आज उन दरारों का पहला संकेत वही लाल पोटला था जो उन्हें पूरे सफर में अपने सीने से कसकर पकड़े रखा था। सरस्वती ने डरते डरते चाय कप में डाली और बुआ जी के सामने रखी। ले आई दीदी, सुबह सवेरे चली आई थी, थकान हो गई होगी। थकान? बुआ जी ने चाय को ऐसे देखा जैसे किसी ने जहर दे दिया। थकान तो तुम लोगों को ही हो गई है, मुझे नहीं। मुझे तो सारी थकान तुम लोगों की लापरवाही देखकर होती है। और फिर शुरू हुआ दूसरा दौर। बर्तन क्यों चमक नहीं रहे हैं? बच्चों की लिखावट क्यों बिगड़ रही है? घर पर पेड़ सूखा क्यों दिख रहा? पड़ोस की रमनली आजकल ज्यादा क्यों होती है?
और चौपाल पर लोग क्या बातें कर रहे हैं। बुआ जी हर छोटी बात को इतना बड़ा मुद्दा बना रही हैं कि लगता है जैसे गांव में कोई बड़ी आपदा आने वाली हो। मगर फिर अचानक बीच बाजार जाते हुए शिवा की नजर बुआ जी के पोटले पर पड़ी। वह पोटला कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे कोई भारी चीज उसमें। शिवा ने धीरे से फुसफुसाया, दीदी बुआ कुछ लेकर आई है, भारी भी है, शायद गहने होंगे और कुछ। अनन्या ने माथा सिकुड़ाकर कहा, बुआ तो अपने पास की चीजें किसी को छूने नहीं देती, इतनी बड़ी चीज क्यों लेकर आई है। दोनों की आंखों में एक जिज्ञासा चमकी और कहानी में पहली बार स्पेंस का बीज बोया। लाल पोटला क्या था। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि उस लाल पोटले में क्या है? ये जानने के लिए हमारी कहानी का नेक्स्ट भाग जरूर देखिएगा। धन्यवाद।